देख लिया होगा। मोस्टली जो मार्क्स आई हैं, ये मार्क्स रही हैं मोस्टली 80% स्टूडेंट्स के। मोर देन 80% है आई थिंक। जितनी डीएमसी हमने देखी है, किसी भी काम की मार्क्स नहीं है ये मार्क्स किसी भी काम की नहीं है। ऑल दो बाकी पेपर्स पास हो, ये 70 to 80 मार्क्स जो होते हैं आउट ऑफ 200, मेरिट में ही नहीं आएंगे आप। ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपने पेपर में की हैं। नंबर वन इज थ्योरीज, आईआर की थ्योरीज। मोस्टली आप रियलिज्म, न्यूरियलिज्म यही पढ़ते हो, इसी पे फोकस होता है। लिबरलिज्म पढ़ ली बस, दैट्स इट। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज। थ्योरीज के बिना इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर ही नहीं है। जब थ्योरीज आप अप्लाई नहीं करते या थ्योरीज का नहीं पता होता आपको, तो पेपर किस तरह से होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स रिलाई ऑन द करंट अफेयर्स या बेसिक टॉपिक्स जो आईआर के हैं। नेशन स्टेट सिस्टम, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कल्चर, इनको रट्टा लगा दिया। तो मुझे ये बताओ, आईआर 1 में थ्योरीज अप्लाई नहीं होती क्या? सिक्योरिटी पे पूरा पर्सपेक्टिव है, रियलिज्म का, न्यूरियलिज्म का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा पर्सपेक्टिव है। देन यू ट्रीट द आईआर 2 पेपर एज अ करंट अफेयर्स पेपर। करंट अफेयर्स का पेपर करंट अफेयर्स का होता है, वो आईआर का नहीं होता। ये आईआर 2 का पेपर वो करंट अफेयर्स नहीं है। आल्दो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको उस आईआर के लीन से देखना है उसे। आईआर के लीन से कोई एप्लीकेशन नहीं होती थ्योरी थ्योरी की, होती भी है मोस्टली जो मैंने कॉपीज असेस की हैं, रियलिज्म अप्लाई कर देते हैं बस, दैट्स इट। या लिबरलिज्म, यहाँ पे बात एंड हो जाती है। और अप्लाई करने का भी मेथड होता है प्रॉपर। प्रॉपर एक मेथड होता है थ्योरी एप्लीकेशन का। ठीक है। तो आईआर 2 के पेपर्स को आप जो है ना करंट अफेयर्स का पेपर समझ के अटेम्प्ट कर देते हैं। एग्जामिनर भी देखता है कि अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, हम भी आपको ऐसे ही मार्क्स देंगे। आईआर 2 का पेपर आईआर 2 का होता है, वो करंट अफेयर्स नहीं होता। ओके। यू डोंट नो द एप्लीकेशन ऑफ थियरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1 and 2। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आईआर 1 में थ्योरी ही अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक टॉपिक है जो ना, बेसिक टॉपिक नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम, इसमें क्या थ्योरीज अप्लाई नहीं होती क्या? आईआर का पर्सपेक्टिव नहीं आता। रियलिज्म क्या कहती है, स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स। नियोरियलिज्म क्या कहती है, स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स। ठीक है। या लिबरलिज्म क्या कहती है, along with the states, non-state actors are also equal important in the study of international relations। सबसे बेसिक टॉपिक में ही थ्योरीज अप्लाई होती हैं। देन सिक्योरिटी देखें आप, सिक्योरिटी कंपटीशन इज persistent in international relations। उसके बाद पावर आओ, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। पावर ये क्वेश्चन भी था इवन 2022, 2023, 2024 स्पेशल सीएसएस, पावर वाला टॉपिक रिपीट हुआ है। तो पावर में थ्योरीज अप्लाई नहीं होती। पावर स्टार्ट करो रियलिज्म से, नियो रियलिज्म से, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से,
इवन मर्केंटाइलिज्म जो थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, वो भी अप्लाई होती है। तो IR1 में भी थ्योरीज ही अप्लाई होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही अटेम्प्ट किया जाता है। और जो मेजर कास्ट है, लोकल बुक्स आप रिलाई करते हो उन पे, लोकल बुक्स या यूट्यूब लेक्चर्स पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं मेरे पास आते हैं, सर एवोल्यूशंस करवानी है, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। जब मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, मैंने कहा ये कहाँ से पढ़ा है आपने बेटा? सर वो यूट्यूब से पढ़ा था, हमने यूट्यूब से लेक्चर सुने थे। मैंने कहा अच्छा, 200 मार्क्स के सब्जेक्ट की तैयारी आप यूट्यूब से कर रहे हैं। यूट्यूब से सिर्फ बेसिक आइडिया लिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। या लोकल बुक्स जो मार्केट में होती हैं, शॉर्टकट वाली, कॉपी पेस्ट इंटरनेट से, उस पर रिलाई करते हैं आप। इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर स्कॉलर्स जो होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, पर्टिकुलरली NDU के, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, वो एवेल्यूएशन करते हैं आप लोगों की। तो ये जो लोकल बुक्स आप पढ़ते हो ना, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता होगा कौन सी, उन्होंने ना ऐसे क्रॉस कर देना है कि ये CSS दे रहा है और लिख के आ रहा है, ठीक है। कि ये CSS दे रहा है, कल को ब्यूरोक्रेट बनेगा, फॉरेन सर्विस में आएगा, ये स्टैंडर्ड देखो। ओके, नंबर 5, नहीं नाम नहीं लेते समरीन, जो एक और भी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे बुक भी लिखी है, और मैं फॉरेन मैगजीन्स या ऑथर्स जो है उनके साथ काम भी करता हूँ मैं। फॉरेन मैगजीन्स, इवन NDU के जो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट है उनके लिए भी मैं लिखता हूँ। तो आई नो कि आप जो मुझे लिख के देते हैं वो किस स्टैंडर्ड का होता है। NDU के लिए मैं लिखता भी हूँ, एंड फॉरेन ऑथर्स के लिए मैं लिखता भी हूँ। फॉरेन मैगजीन्स जो होती हैं या फॉरेन जो होते हैं पॉलिसीज होती हैं, उन पे कमेंट भी होते हैं मेरे। इवन मैंने बुक में लिखी हुई है IR पे, IR1 एंड 2 दोनों। ओके, तो जो आप कंटेंट मुझे देते हैं, जितनी भी मैंने एवोल्यूशंस की हैं, आई थिंक मोर देन 500 कॉपीज तो मैंने एवोल्यूट की होंगी सो फार। एक ही कॉमन मिस्टेक कि थ्योरीज नहीं होती, ना कोई पर्सपेक्टिव होता है, और प्लस में जो आइडियाज होते हैं क्लियर नहीं होते हैं, रट्टा लगाया होता है लोकल बुक्स को। वो ना एग्जामिनर को समझ आनी है, ना आपको समझ आती है, ठीक है। Lack of understanding of basic topics like strategy culture, CSS 2028 की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें। एग्जामिनर कह रहा है जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन तक नहीं पता। अब ये डेफिनेशन आपने पता है कहाँ से लिखी थी? लोकल बुक से लिखी थी, और एग्जामिनर ने उड़ा के रख दी, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। जाके देखो एग्जामिनर रिपोर्ट 2018 की, क्लियरली एग्जामिनर टॉपिक लिख के मेंशन कर रहा है कि स्टूडेंट्स डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर, yet they are appearing in CSS एग्जाम, ठीक है। ये डेफिनेशन कहाँ से लिखी थी आपने? ये लोकल बुक से लिखी थी, जो कि एग्जामिनर ने उड़ा के रख दी। Aspirants do not know how to attempt IR1 and IR2 पेपर। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं थ्रू आउट CSS, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं एक टॉपिक की, एक क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल, इस साल एक क्वेश्चन आएगा आपसे, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि समहाउ गैस पेपर भी मैं ही बनाता हूँ, काफी सारी चीजें मेरे हाथ से होती हैं, तो आई वुड रिमेन साइलेंट ऑन दैट। इंडो पैसिफिक पॉलिसी और ट्रम्प पे क्वेश्चन आएगा, ये मैं अपने सेशन में एवोल्यूशन में वो क्वेश्चन दे दूंगा आपको। इंडो पैसिफिक पॉलिसी में क्या है? ट्रम्प पे
पॉपुलिज्म पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पॉपुलिज्म पे, ट्रम्प पे क्वेश्चन आएगा इस बार। देख लेना, आपके पेपर में होगा, पेपर 1 में होगा। इंडो पैसिफिक पॉलिसी में क्या है? ऑकस है, क्वाड है, कंटेनमेंट पॉलिसी। ये ऑकस और क्वाड, ये तो करंट अफेयर्स है, एक डायमेंशन करंट अफेयर्स का। अलायंसेस बनती हैं, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी अप्लाई होती है। कंटेनमेंट, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मर्केंटाइलिज्म, क्योंकि इकोनॉमिक कंटेंट भी हो रही है आसियान कंट्रीज पे, आसियान कंट्रीज पे। एक टॉपिक में कितनी डायमेंशंस हो गई? एक टॉपिक में या आपके आंसर में कितनी डायमेंशंस हो गई? ये सारी डायमेंशन एग्जामिनर देखता है, एवेल्यूएट करता है। ही नोज या ही और शी नोज लाइक बैक ऑफ हर और हिज हैंड, उसे पता होता है क्योंकि उसने आर्टिकल्स और बुक्स लिखी होती हैं जो आपके पेपर एवेल्यूएट करते हैं लोग। यू शुड नो दैट। पॉलिटिकल साइंस में भी यही करामात हैं। ठीक है, समझ आया क्यों मार्क्स कम आई है? मेरी बुक सर शहरयार के पास है, उनसे कहे पब्लिश कर दे। लेकिन इंटरनेशनल जो, जहां पे मैं लिखता हूँ उनके पास है। समझ आया? एमन, अलीना, फलक, फिजा, हरीम, हुमेरा, इफ़त, जवेरिया, कायनात, मलिक मुराद, मुजम्मिल, राफे, शिमला और रावल, सिमरीन। समझ आया आपको कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? जी। पब्लिश कब होगी? पब्लिश हो जाएगी, हो जाएगी जल्दी। अच्छा, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट की ना। ये हाफ सीएसएस है। एक बात सुने, इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे ना, इंटरव्यू में मुझसे पता है क्या पूछा था उन्होंने? मुझसे पूछा था वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी कंट्रीज थे उनके लीडर्स के नाम बताएं कौन से थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व थे, वर फाइटिंग, उनके लीडर्स के नाम बताएं आप। यूएसए का कौन था, जापान का कौन था, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके नाम बताएं। ठीक है, इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, आपसे आईआर से भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली आईआर से ही होते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू का हेड होता है ना, उसके राइट साइड में एक मेंबर बैठता है, एक मेंबर बैठता है जिसका काम ही यही होता है। वो आपसे ग्लोबल अफेयर्स के बारे में पूछेगा, बेशक आप पॉलिटिकल साइंस के ही क्यों ना स्टूडेंट हो। वो आपसे ग्लोबल अफेयर्स के बारे में जरूर पूछेगा कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। जो इंटरव्यू का हेड होता है, एक होता है हेड, ठीक है, राइट साइड में एक और मेंबर बैठता है, लेफ्ट साइड में एक और होता है। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है वहां पे। तो जो राइट साइड वाला होता है वो आपसे ग्लोबल अफेयर्स के बारे में ही पूछेगा कि बताओ। पर्टिकुलरली आपसे, अगर आप पास कर, इंशाल्लाह आप पास कर लें, तो आपसे पूछेगा कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी बताएंगे क्या, साउथ एशिया पे क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे। ट्रम्प जो पावर में आया है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरह से शेप होगी, पर्टिकुलरली इन ईरान। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है आपसे, आपसे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है। ठीक है, या मिडिल ईस्ट के बारे में पूछ सकता है आपसे, या आपसे पूछेगा कि जो यूएस की पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, या ब्रिक्स के बारे में पूछेगा आपसे, डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो हाफ सीएसएस है आपकी, हाफ सीएसएस। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करती है। पास्ट पेपर्स देखें, आईआर पे एक ऐसे होगा ही होगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आईआर पे एक ऐसे ना आए। इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक ऐसे होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल एज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आपने पढ़ना है फॉर आईआर, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स, आईआर को करंट अफेयर्स नहीं ट्रीट करना है, ये था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। यू शुड नो द ग्लोबल अफेयर्स एज वेल एज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूएसए, अफगानिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान। ओके, करंट अफेयर्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर जब चल रही थी, कोल्ड वॉर, उसके इम्पेक्ट्स पाकिस्तान पे भी तो थे ना। सोवियत अफगानिस्तान में बैठा था, तो आपने सेटो सिटो ज्वाइन किए थे। ये आपके हिस्ट्री में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ आप इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं अपना, ऑप्शनल इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है इन सीएसएस। नाउ ये जो सेशन है क्रैश कोर्स है, बेसिकली ये क्रैश कोर्स ही हमने असाइन किया है फॉर सीएसएस 2025, कि आप लोगों को जो मिस्टेक्स हैं आपकी स्पेशल सीएसएस में वो रिपीट ना हो। और 120 तो मार्क्स एटलीस्ट आनी चाहिए आपकी, 120 आउट ऑफ 200, ताकि आपकी मेरिट तो बने। ये 70 to 80 मार्क्स जो है किसी काम की नहीं है। आल दो आप पास हो, 66 पे पास होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। 120 तो आनी चाहिए। मेरी पता है कितनी थी, 156 थी, जो मैंने पेपर्स दिए थे जी। कंटेंट मैं ही दूंगा आपको, ये लोकल बुक से नहीं दूंगा, मैं अपनी बुक से भी दूंगा, एज वेल एज इंटरनेशनल जो ऑथर्स होते हैं उनका ही कंटेंट दूंगा मैं। कोई बुक नहीं दूंगा, लेकिन प्रॉपर टॉपिक जैसे बना होता है, कंटेंट मैं ही दूंगा, ठीक है। प्रॉपर मैं ही दूंगा टॉपिक बना के पूरा, आपने सिर्फ उससे पढ़ना है। आपने वैसे यही मेहरबानी करनी है हम पे कि उसे पढ़ना है अच्छे से। सेशन जो है 4 वीक्स का होगा, 4 वीक्स रेगुलर क्लासेस होगी, और वीकली एवेल्यूएशंस। वीकली एवेल्यूएशंस, एवेल्यूएशंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, ताकि आप सीख लें कि थ्योरीज किस तरह से अप्लाई होती हैं इन करंट अफेयर्स, थ्योरीज किस तरह से अप्लाई होती हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो आपको पता चलेंगी। तो हम जो फोकस करेंगे, स्पेशली जो इस सेशन का जो फोकस है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज और उनकी एप्लीकेशन इन करंट अफेयर्स। तो थ्योरीज भी कवर होंगी आपकी, और करंट अफेयर्स भी आपके, या ग्लोबल जो इश्यूज हैं वो भी कवर होंगे साथ साथ। थ्योरीज एप्लीकेशन आज भी हम आज भी हम सीखेंगे किस तरह से। एमन आप लास्ट में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, पहले सुन लो। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है वो आज हम भी सीखेंगे, और इवन थ्योरीज भी आज हम सीखेंगे किस तरह से थ्योरी जो है अप्लाई होती है इन करंट अफेयर्स। लास्ट में एक ग्रैंड मॉक होगा, और जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी 48 आवर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाता फॉर एनी रीजन, तो वो क्लास सुन सकता है फॉर 48 आवर्स। रिकॉर्डिंग होती है, इसके ऊपर नहीं होती, जस्ट 48 आवर्स होती है। तो कंटेंट मैं दूंगा, एवेल्यूशंस भी होगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, थ्योरीज और उसकी एप्लीकेशन इन करंट अफेयर्स। थ्योरीज कौन सी हम फोकस करेंगे? रियलिज्म, आइडियलिज्म और न्यू रियलिज्म, जिसमें दो टाइप्स और भी हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। उसके बाद एक आती है नियो नियो डिबेट, द ग्रेट डिबेट जिसे हम कहते हैं, द ग्रेट डिबेट, द डिबेट बिटवीन द न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, वो भी करेंगे। क्रिटिकल थ्योरी पूछी गई है, स्पेशल सीएसएस में भी पूछी थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे एक क्वेश्चन होता ही होता है। और कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पॉइंट्स ऑफ रियलिज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म,
2022, 2020, 2018 ये पूछा है। ऑफेंसिव डिफेंसिविज्म, उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं आईपीई। वैसे पता है इसका बड़ा स्कोप है आईपी का। ग्लोबल अफेयर्स में आईपी पे जो राइटर्स है ना, वो बहुत अर्न करते हैं आईपी पे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। आईपी पे हम देखेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड मर्केंटाइलिज्म। ये थे आपकी थियोरेटिकल पार्ट, जो कि आज से ही स्टार्ट है। देन कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेशन स्टेट सिस्टम एंड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, डिप्लोमेसी जिसमें मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी भी आती है। एक होती है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, एक होती है न्यू डिप्लोमेसी या ओपन डिप्लोमेसी, एक होती है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। तीन टाइप्स हैं डिप्लोमेसी के, ट्रेडिशनल, ओपन और न्यू, एंड मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। आर्म्ड वाले देखो ये टीटीपी है, ये आर्म्ड में आते हैं। नॉन आर्म्ड में देखो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, इंडिविजुअल्स, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सिक्योरिटी पे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी या चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक जो है हर साल ही रिपीट होता है। पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, ओके। स्ट्रेटजी कल्चर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी कल्चर ऑफ पाकिस्तान। वार है, असिमेट्रिक वारफेयर है, हाइब्रिड वारफेयर है, गोरिल्ला वारफेयर है, ठीक है, प्रॉक्सी वारफेयर है। ये वार भी हम देखेंगे, इसके टाइप्स पे हम देखेंगे। जो टॉपिक्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं करेंगे, करेंगे वो भी, ठीक है। और IR2 में हम कौन से टॉपिक्स करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से होंगे? पाक यूएस रिलेशंस, पर्टिकुलरली यूएस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, फर्स्ट टॉपिक ये होगा। पाक तालिबान रिलेशंस, यहां से आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा। देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी करंट अफेयर्स सेशन, आपको करंट अफेयर्स सेशन ज्वाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। इन सबका कंटेंट मैं ही दूंगा आपको, और वो लोकल बुक से नहीं होता, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑथर से होता है वो, जिसमें मेरा भी इनपुट होता है उसमें, या इवन एनडीयू से, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से ही दूंगा मैं, उसमें मेरा भी ही इनपुट होता है वो। तो लोकल बुक से कोई भी कंटेंट नहीं होगा। ये जो आप मैगजीन्स लेते हैं ना 300 रुपए की, 300 या 500 की मैगजीन्स लेते हैं मंथली, उसकी वर्थ भी 300 रुपए ही होती है, उससे ऊपर नहीं होती। ये जो मैगजीन्स आप परचेस करते हो मंथली, ना ये करंट अफेयर्स में एप्लीकेबल है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस में एप्लीकेबल है। काइंडली ये मैगजीन्स मत लिया करें, मेरी एडवाइस है, बाकी आप देख लें। ये तो 300 रुपीज की जो मैगजीन्स लेते हैं आप, अब 400 की आई थिंक इतनी की होगी, हमारे टाइम में तो इतनी की थी। इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसका कोई कंटेंट नहीं है जो आप पेपर में लिखें, करंट अफेयर्स में भी, या IR में। हाँ 450 की जितनी भी, अब अच्छा 150 रुपये महंगी हो गई है, अच्छा 150 रुपये की महंगी हो गई है, चलो। तो इसका इसका जो वर्थ होती है वो इतनी ही होती है। ये इसका कंटेंट एप्लीकेबल नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में या करंट अफेयर्स में। तो इसके साथ आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा, मीनिंग दैट ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स से भी रिलेट होते हैं। पाक तालिबान रिलेशंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके कंटेंट खुद ही मैं दूंगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे क्लास में जो सेशंस होते हैं उसमें कंटेंट वही दूंगा, देता हूँ, चाहे करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, जेंडर हो, IR हो, सोशियोलॉजी हो, इंटरनेशनल लॉ हो। हाँ जी, आपने एक ही टॉपिक पढ़ा ना समरीन, चलो अच्छी बात है, भूल जाए। सॉफ्ट पावर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये क्वेश्चन रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हरीम में टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। सॉफ्ट पावर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये टॉपिक रिपीट होता है हर साल, ठीक है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस साल ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में भी होगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी होगा, IR में भी होगा।
ये 3 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होगा इस साल। ईरान पाक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस मिला है इस पे। देन इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ द यूएसए एंड पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पे करंट अफेयर्स एंड IR2 दोनों में ही क्वेश्चन होगा। पर्टिकुलरली आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि ट्रम्प के आने के बाद क्या हम इंडो पैसिफिक रीजन में पावर पॉलिटिक्स देख सकते हैं या नहीं, इस तरह से वो पूछेगा। सऊदी ईरान डील अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। ये सऊदी ईरान जो दोनों राइवल हैं वो उन्होंने डील की हुई है बाय दी चाइना, तो उसके अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी पाकिस्तान के लिए, ये करंट अफेयर्स में एंड IR दोनों में एप्लीकेबल है। COP29 एंड पाकिस्तान क्लाइमेट पे, ये तो लिख ही लो, CA के पेपर में क्वेश्चन होगा आपके। मीनिंग दैट इसके साथ आपके करंट अफेयर्स भी हो रहे हैं। IR तो हो ही जाएगा आपका, करंट अफेयर्स भी आपके हो जाएंगे। बस ये कर लेना, करंट अफेयर्स के पेपर में IR की थ्योरीज अप्लाई ना करना, बस यही कर लेना। और IR के पेपर में IR की तरह ही अटेम्प्ट करना है, ये डिफरेंस है। मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स आती हैं, और आपके SCO आता है, चाइना की पावर है, यूरोप जो है वो खुद एटोनॉमस हो रहा है, रशिया की रिसर्जेंस हो रही है यूरोप में। आप मिडिल ईस्ट में देखें, चाइना वहां पे राइज कर रहा है। ओके, मीनिंग दैट जो यूनिपोलर वर्ल्ड था आपका, वो अब चेंज होके मल्टीपोलर में आ रहा है। यहाँ पे एक थ्योरी अप्लाई होती है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी, ग्लोबल पावर शिफ्ट एंड पॉलिसी ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। इस पे ना पूरा ऐसे आया हुआ है 18 में, इस पे पूरा ऐसे पूछा है एग्जामिनर ने। ग्लोबल पावर शिफ्ट, इसमें हम ग्लोबल पावर्स देखेंगे कौन से हैं, स्मॉलर स्टेट्स या जो राइजिंग पावर है उनका रोल देखेंगे। फिर आता है ब्रिक्स एंड पाकिस्तान के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर सकता है नहीं कर सकता, या ब्रिक्स जो है वो डीडॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, क्या सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ चाइना, GSI उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ये पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ द नियो लिबरल ऑर्डर ऑफ यूएसए का जो नियो लिबरल ऑर्डर है ना वो डिक्लाइन हो रहा है। देन राइज ऑफ मल्टीपोलर ऑर्डर इन इंटरनेशनल सिस्टम, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, यूरोप पे अभी उसके आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। वार तो हो गई चलो, अब उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे, मतलब कब तक ये चलेगी। राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट एंड हाउ यूएसए फेल्ड इन मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान। यूएसए मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान में किस तरह से फेल हुआ है, उनकी कौन सी पॉलिसीज थी ऐसी। देन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू पाकिस्तान, एक होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, एक होते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये पाकिस्तान अफेयर्स एंड IR दोनों में इंपॉर्टेंट हैं। और यूएसए की पॉलिसी टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफ सदाम इराक, इराक में उसकी क्या पॉलिसी है आफ्टर द सदाम हुसैन। और ट्रम्प बैक टू पावर एंड इम्प्लीकेशंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो ट्रम्प वापस आया है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ये IR एंड करंट अफेयर्स दोनों में। और यूरोप जो है वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों आपस में इसको लिंक करेंगे। तो ये आपका कंटेंट होगा। और इसराइल हमास वॉर गाजा, ये वाला भी देखेंगे हम। एंड राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म राइज हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये आपका सिलेबस होगा इस सेशन के लिए। आई होप क्लियर होगा सबको, सबको क्लियर है। टॉपिक्स क्लियर है सबको। जी होगा होगा, वो भी होगा, सरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। मिडिल ईस्ट मैंने जब लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, होगा। ठीक है।
अच्छा, क्लास किस तरह से होगी? मैं आज आज ना स्टार्ट है सेशन। फर्स्ट थ्योरी इज रियलिज्म। इसकी हम एप्लीकेशन भी देखते हैं किस तरह से अप्लाई होती है। एप्लीकेशन भी सीखेंगे आज। यहां से आज का सेशन स्टार्ट होता है। रियलिज्म क्या है बेसिकली? ये डील करती है सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर से। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है? ठीक है, तो जब बात आती है सिक्योरिटी और पावर फैक्टर्स की, तो रियलिज्म की एप्लीकेशन आती है। ओके। रियलिज्म कहती है जो ह्यूमन की नेचर है ना, वो है लस्ट फॉर पावर। उसे पावर चाहिए। The ideas emerge out of the individual's belief that others are trying to destroy him, and therefore he must be ready to destroy others in order to protect himself. For example, फॉर एग्जाम्पल मलिक मुराद हैं। मलिक मुराद, आपको लगता है कि जो आपके रिलेटिव्स है ना, मैं रिलेटिव्स का ही एग्जांपल देता हूँ, आजकल वैसे रिलेटिव्स ही ऐसे हो गए, वो लगता है कि आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि खुद को डिफेंड कर सकें आप। ताकि खुद को डिफेंड कर सकें आप, ना कि सिर्फ खुद को डिफेंड करेंगे, लेकिन जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उस थ्रेट को काउंटर भी करेंगे आप। इसी तरह से जब एक स्टेट को यह बिलीफ होता है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान बिलीव दैट इंडिया इज कंस्पायर्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, देयरफॉर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। ठीक है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया है, ना कि खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन इंडियन थ्रेट को काउंटर करने के लिए भी। Thus, the basic assumption underlining the realist theory is the perpetual existence of conflict among the nations. इस वजह से क्या होगा कि हमेशा ही स्टेट्स के अमंग कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, या इवन आप कोल्ड वॉर में चाहें सोवियत एंड यूएसए, या अभी कंटेम्पररी अफेयर्स में देखें यूएसए एंड चाइना है। ठीक है, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है जब सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स की बात आती है। इस थ्योरी का लीडिंग एक्सपोनेंट कौन है? मॉजन थाऊ है। और मॉजन थाऊ अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये बुक ना एमसीक्यूज में आती है। आपके पेपर वन में कुछ एमसीक्यूज पे होते हैं, ठीक है, कुछ उसमें से कुछ 6-7 एमसीक्यूज बुक्स पे होते हैं कि बुक किसने लिखी है, तो एक ये भी होता है एमसीक्यूज। मॉजन थाऊ कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही स्ट्रगल फॉर पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, या वो उधर मौलवी हजरात हो, ये क्यों लड़ते हैं? किसके लिए? क्या चाहिए इनको? बताओ मुझे। पलक या हुमेरा, मुराद, राफे, रावल, जारा, टांजा, समरीन, क्या चाहिए इनको? पावर ही चाहिए। तो मौजन तो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह ही स्ट्रगल फॉर पावर होती है। हर स्टेट को अपनी पावर इंक्रीज करनी ही पड़ती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई सा भी एम हो, ठीक है, स्टेटमेंट में डिफाइन देयर गोल्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, कि हम जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, अपने गोल्स किसी भी टर्मिनोलॉजी में बताएं, लेकिन अल्टीमेट एम उनका होता है पावर इंक्रीज करना। स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन से होते हैं? लीडर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स अपने गोल्स किसी भी टर्मिनोलॉजी में बताएं वो, लेकिन उनका अल्टीमेट एम होता है स्ट्रगल फॉर पावर। हर स्टेट को अपने नेशनल इंटरेस्ट परसू करती है, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है। वो नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं? अपनी पावर या एक स्टेट की पावर इंक्रीज करना। 6 प्रिंसिपल्स हैं मौजन थाउ के मौजन थाउ कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो लस्ट फॉर पावर है। ठीक है, वो जो पॉलिटिक्स है वो ऑब्जेक्टिव लॉस पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्टिव लॉस कौन से हैं? कि पावर इंक्रीज करना एक स्टेट की,
उस पे आपकी पॉलिटिक्स ग्राउंड करती है। ओके। मॉजनथाउ या रियलिज्म या रियलिस्टिक हमेशा फोकस करते हैं स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट पे। वो नेशनल इंटरेस्ट को वो डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है। वो मॉजनथाउ कहते हैं पॉलिटिक्स को आप किसी मोरल या रिलीजियस टर्म्स में नहीं समझ सकते। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी है ना, सऊदी ये अरब कंट्रीज हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अरब कंट्रीज का। इंडिया और अरब कंट्रीज का ट्रेड वॉल्यूम देखें। जो जो वहां पे वर्कर्स काम करते हैं, इंडियन ज्यादा हो रहे हैं अब। अगर रिलीजियस फैक्टर होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अरब कंट्रीज कभी भी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज हो रही हैं कश्मीर में। इवन विद इन इंडिया मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज हो रही हैं। अगर रिलीजियस फैक्टर होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टेट्स को अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट परसू करना होता है, और वो इंटरेस्ट पावर पे डिपेंड करता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप रिलीजियस या मोरल टर्म्स में नहीं समझ सकते। ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा यूनिक कंट्री है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में मोरलिटी और रिलीजियस टर्म्स देखता है। अदरवाइज कोई भी कंट्री रिलीजियस या मोरलिटी को फॉलो नहीं करता। इवन आप देखते हो ना, टर्की टर्की और इसराइल के रिलेशंस देखें आपस में। टर्की और इसराइल के रिलेशंस देखें आपस में, कुछ समझ आ जाएगा। ये अर्तुगरुल ड्रामा वगैरह ये फजूल आपका दिमाग खराब किया हुआ है। कंटेम्पररी टाइम्स में टर्की एंड इसराइल के आप रिलेशंस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई मोरलिटी या रिलीजियस वैल्यूज नहीं होते हैं। ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, रेशनल रेशनल बेसिस डिसीजंस लिए जाते हैं। मौजूद कहते हैं कोई सी भी स्टेट का इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, हमेशा एनवायरनमेंट मोल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमारा इंटरेस्ट क्या था? ये था कि हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करनी है, सोवियत यहाँ से चला जाए अफगानिस्तान से, और इंडिया जो है इस थ्रेट को काउंटर करना है। अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है कि इकोनॉमिक पावर इंक्रीज करनी है पाकिस्तान की। हर स्टेट का इंटरेस्ट चेंज होता है। मौजूद लोग कहते हैं यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स स्टेट पे अप्लाई नहीं होते। स्टेट कोई आदमी नहीं है जो मोरलिटी को फॉलो करे। लोग मोरलिटी को फॉलो करते हैं, स्टेट्स फॉलो नहीं करती। स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करती हैं, और हर पॉलिटिकल एक्टर, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही परसू करता है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने प्रॉफिट में सोचता है, प्रॉफिट के लीन से सोचता है। इसी तरह से जो स्टेट्स होती हैं वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लीन से ही सोचती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं उनकी। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं मौजूद था के। आज हम देखते हैं रियलिज्म की जो आज के टाइम में, कंटेम्पररी टाइम में रिलेवेंस क्या है रियलिज्म की। रिलेवेंस देखते हैं। Realistic consider the states have the highest authority in international relations, given the conditions of anarchy, meaning that states are the main actors in the study of international relations, and the structure of international system is anarchy based. There is a conflict among the states. States जो है वो body form the bodies of other actors such as international organizations. Realism कहती है states जो है वो international institutions बनाती हैं अपने फायदे के लिए, उनको यूज करती हैं अगेंस्ट देयर एडवर्सरीज। जैसे फेटफ है, फेटफ पे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि प्लीज काइंडली फेटफ को आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ना बनाएं। ये मैं खुद से नहीं करा, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है। फेटफ को इंडिया और यूएसए ने यूज किया अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है। या इवन इराक में जब इन्वेड करना था अफगानिस्तान पे, यूएन से सेंशन हुआ ना। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट्स अपने फायदे के लिए बनाती हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता। अपने फायदे के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया एंड चाइना। अब जब सीरिया में
यूएसए जो है ना एक्शन लेना चाहती थी अगेंस्ट बशार अल असद, कि बशार अल असद के पास केमिकल वेपन्स हैं। तो रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था वो, मीनिंग दैट कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के लिए बनाती हैं। दैट्स व्हाई स्टेट्स हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जी। नाउ इसकी एप्लीकेशन रियलिज्म की इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि आप नहीं करते। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि करंट अफेयर्स में किस तरह से एक थ्योरी अप्लाई होती है। और मैंने एक एग्जांपल कोट की है, इंडो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएसए इन एशिया पैसिफिक रीजन। क्योंकि इंडो पैसिफिक पॉलिसी में जो इंडियन ओशन है उसमें यूएसए ने इंडिया को अपना एलाय बनाया हुआ है, पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें क्वाड बनी हुई है, ऑकस बनी हुई है। अब जो इंडिया है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएसए का। ठीक है, क्या हुआ समरीन? मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन, दोबारा लिखें सही से। ठीक है, इंडिया is a major ally of USA in the region, as it has extended the cooperation in defense technologies, and both have signed the Logistic Exchange Memorandum of Agreement, and USA has included India in the Coordinator Security Dialogue। यहाँ तक सी का पार्ट आता है कि इंडिया जो है मेजर एलाय है यूएसए का इन इंडियन ओशन। दोनों ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसे पाकिस्तान के साथ जैसे ने किया था सेटो सीटो, वैसे ही इंडिया को क्वाड में इंक्लूड किया हुआ है। इंडिया को क्वाड में इंक्लूड किया हुआ है। यहां से देखो, ये आया रियलिज्म का पर्सपेक्टिव, जिस पे रियलिज्म कहती है कि इनका अल्टीमेट एम है ना, जो अल्टीमेट एम है वो है पावर इंक्रीज करना अगेंस्ट चाइना। इनका जो अल्टीमेट एम है, ये जो इंडिया पार्टनर बना हुआ है, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं या क्वाड बनी हुई है, इसका अल्टीमेट एम क्या है कि चाइना की राइस को काउंटर करना, और इंडिया और यूएसए उसकी जो एलाइज हैं उनकी पावर ज्यादा हो इन इंडियन ओशियन रीजन। ये रियलिज्म कहती है। और सेकंड इज ऑकस, जो ऑकस बनी हुई है और रियलिज्म। ये आईआर में बता रहा हूँ समरीन, कि आईआर 2 में किस तरह से थ्योरी अप्लाई होती है। एक करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो आईआर में होता है, आईआर का पेपर पढ़ रहे हैं हम, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, आईआर ही है। ऑकस, ऑकस क्या है? ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है यूएसए यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये पैक्ट इंटीग्रल कंपोनेंट है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ द यूएसए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमेरीन्स मिलेंगी। पैसिफिक रीजन में पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बनाया जा रहा है टू काउंटर द चाइनीज। These countries announced that they will extend cooperation to include hypersonic missile and counter hypersonic missile। यहां तक आ गया करंट अफेयर्स, सी है। अब इसको आपने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखना है। रियलिज्म क्या कहती है? वो कहती है यूएसए या ऑस्ट्रेलिया अपने गोल्स बताएं इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। याद है मैंने लाइन में क्या कहा था? स्टेटमेंट में डिफाइन देयर गोल्स इन टर्म्स ऑफ सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। रियलिज्म ने हमने पहले पढ़ा कि स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, अपने गोल्स चाहे रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में बताएं या सोशल या इकोनॉमिक में बताएं, लेकिन उनका अल्टीमेट एम क्या होता है? पावर इंक्रीज करना। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी अपने गोल्स साइबर सिक्योरिटी में बता रहे हैं कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट एम उनका क्या है?
द एम इज टू स्ट्राइव फॉर पावर इन द पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यू पार्टनर है यूएसए का, और ऑस्ट्रेलिया को ऑकस में भी इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव आता है आपका, ये एग्जांपल्स हैं आईआर के पेपर में। अगेन अगेन और एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर पे देखते हैं। In contemporary time, realistic school of thought comes into light with the Russian invasion of Ukraine. यहाँ पे एप्लीकेशन होती है रशिया यूक्रेन वॉर में। रियलिस्टिक जो है वो ब्लेम करते हैं यूएसए को और यूरोपियन को कि उन्होंने रशिया को प्रोवोक किया है, रशिया को प्रोवोक किया है by expanding the membership of NATO by incorporating members like Ukraine and Finland। ये यूक्रेन एंड फिनलैंड को उन्होंने नेटो में इंक्लूड किया, तो रशिया को उन्होंने खुद प्रोवोक किया है। और रशिया के जो एक्शन है ना, इन्वेजन, रियलिज्म उसको जस्टिफाई करती है। वो कहती है सही किया है उन्होंने, क्योंकि एक स्टेट हमेशा अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरीड होती है, हमेशा अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरीड होती है। और एक स्टेट बिलीव करती है दूसरे स्टेट्स आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आपने अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है किस तरह से, या आप पावर को इंक्रीज करो या इन्वेजन करो। तो रशिया ने इन्वेट कर दिया, और रियलिज्म यह भी कह रही थी कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो मुझे ये बताओ, रशिया यूक्रेन वार यूएन रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया ना। तो यहाँ पे रियलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाई होता है। अब देखते हैं लिमिटेशंस। रियलिज्म की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रियलिज्म स्टेट्स पे बात करती है सिर्फ, एंड ट्रेडिशनल थ्रेड्स पे बात करती है। स्टेट पे एंड ट्रेडिशनल थ्रेड्स पे बात करती है। लेकिन 21st सेंचुरी में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं स्टेट्स को, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, उन पे ये बात नहीं करती। limitations of realistic school thought are that they talk about states actors and try to solve the problems of international system। सिर्फ स्टेट्स पे बारे में बात करती है, लेकिन कंटेम्पररी टाइम्स में नॉन स्टेट एक्टर्स की भी राइज हुई है इन इंटरनेशनल अरीना, और रियलिज्म जो है उसका सोल्यूशन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म का उनके पास सोल्यूशन नहीं है, सिविल वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉक्सी वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। हालांकि टेररिज्म जो है वो बिगेस्ट थ्रेट है, इवन पाकिस्तान तो प्राइम एग्जाम्पल है, या क्लाइमेट चेंज है, बिगेस्ट थ्रेट है, कोविड 19 जैसे आया। ठीक है, इनके बारे में रियलिज्म बात नहीं करती, यहाँ पे उसकी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है? रियलिज्म जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात करती है, स्टेट्स के बारे में बात करती है, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात नहीं करती। गेटिंग माय पॉइंट? द नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, लाइक क्लाइमेट, टेररिज्म, पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन, इनके बारे में बात नहीं करती। यहां से ये थी आपकी रियलिज्म, जो सबसे बेसिक थ्योरी है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। मुझे सच बताओ, फलक, हरीम, हुमेरा, कायनात, मलिक मुराद, मुज़्ज़मिल, राफे, रमला, समरीन, चांदा और जारा, ये लोकल बुक्स में आपको इस तरह से मिलती है। मुझे बताओ, इसकी एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है आपको? इसकी एप्लीकेशन इन करंट अफेयर्स, इसकी एप्लीकेशन मलिक मुराद आप बताओ मुझे, रावल। और हरीम।
इस तरह से ही मैंने आपको एप्लीकेशन बतानी है हर थ्योरी की। जब हम न्यूरलिज्म पढ़ेंगे तो न्यूरलिज्म में भी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई होती है। ओके। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा थ्योरीज के साथ उसकी एप्लीकेशन भी सेंड करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो। थ्योरीज में पढ़ा तो दूं, समझ भी आ जाए, लेकिन उसके साथ उसकी एप्लीकेशन भी एडेड होगी, उसकी एप्लीकेशन भी ऐड होगी। ओके। तो आपको आइडिया हो कि थ्योरी अप्लाई कैसे होती है, एक थ्योरी जो है अप्लाई कैसे होती है, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस से होती है। तो ये सेशन इसी तरह से चलेगा आपका। आज जो इसकी फर्स्ट क्लास थी, कल हम न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे। न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म भी होगी। और न्यू रियलिज्म उसकी एप्लीकेशन में इन करंट अफेयर्स वो हम पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ना अपना आईआर